सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू ग्रे लाइव राजेश जी, और वो भी अपने बिजी स्केड्यूल में इतना टाइम निकाल के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स अ लॉट. Thank you, Hiten. It's my pleasure to get associated with your YouTube channel और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस शायद कई यूपीएससी एस्पिरेंट लोगों को हेल्प करे और उनसे रिलेट कर पाए और वो इस इंटरव्यू से कुछ सीख ले पाए, तो इट विल बी माय प्लेजर. नहीं नहीं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. या प्लेजर इज़ ऑल माइन. सो पक्का मतलब हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, अगर किसी एक जो को भी इससे फ़ायदा होता है तो ये जो भी हम एनर्जी वगैरह इसमें ऐड कर रहे हैं, मतलब दैट वुड बी फ्रूटफुल. सो या थैंक्स अ लॉट अगेन. सो जैसा कि आप सब लोगों ने लास्ट इंटरव्यू में भी देखा था कि हम जनरली इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं राजेश, कि हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट पार्ट होगा कि जहाँ पे हम आपके चाइल्डहुड से लेके यूपीएससी जर्नी स्टार्ट हुई तब तक का कवर करेंगे. सेकंड पार्ट में विल मूव टू योर जर्नी एज एन एस्पायरेंट, कि वो क्या अप्स एंड डाउन्स कैसे रहे, कैसे प्रिपेयर कर रहे थे, वो सारी चीज़ें. थर्ड पार्ट में वो एक छोटा सा थॉट प्रोसेस जहाँ स्टार्ट होना शुरू हो जाता है कि मुझे कुछ प्लान बी के साथ जाना चाहिए, कोई और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए कि नहीं. तो थर्ड पार्ट वो होगा. और फोर्थ पार्ट वही कि आपकी अभी प्रेजेंट लाइफ कैसी है, यूपीएससी के अलावा भी बाकी लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, और बाकी हम अपनी लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करते हैं, तो वो फोर्थ पार्ट होगा. तो आई होप कि वो परफेक्ट है इस हमारे इंटरव्यू को स्टार्ट करने के लिए, राइट? यस यस, ठीक है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पार्ट. जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट पार्ट में मैं आपके चाइल्डहुड से लेके यूपीएससी का एज ए एस्पायरेंट की जर्नी मतलब कैसे स्टार्ट हुई थी उसमें कवर करूँगा. तो क्या आप व्यूअर्स को ये बता सकते हो कि मतलब आपका चाइल्डहुड कहाँ से, मतलब आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई थी, कॉलेज कहाँ से किया, एंड ऑल दैट जर्नी इन अ नटशेल. Yeah, sure, Hiten. So I am from Jalgaon. It's in north of Maharashtra. So मेरी स्कूलिंग 12th तक एजुकेशन मेरा जलगांव में ही हुआ है और उसके बाद मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है फ्रॉम रिनाउंड कॉलेज पीजीटीआई मुंबई. सो वहाँ से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था. सो आई गॉट प्लेस्ड इन अ जापानीज कंपनी राकुटेन. सो उनका बेस लोकेशन टोक्यो जापान था. तो मैं जापान में आई स्पेंट ऑलमोस्ट 4 years. सो फ्रॉम 2011 टिल 2015 आई वाज इन जापान. और उसके बाद फिर मेरी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट हुई. तो मैंने जापान टोक्यो छोड़ के फिर मैं सीधा आ गया दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर. वहाँ पे मैंने 3 साल यूपीएससी को दिए. सो आई गेव 3 अटेम्प्ट्स. फिर मैंने 2019 में आई केम बैक टू आईटी इंडस्ट्री. उसके बाद मैं बैंगलोर में इन अकामाई कंपनी एज अ सीनियर एसआरई इंजीनियर. सो दैट इज ओवरऑल जर्नी. एंड स्पेशली आपने जो जापान के बारे में बताया, तो जापान इज़ माय फेवरेट कंट्री आल्सो. सो वी वुड लाइक टू हैव मोर नॉलेज फ्रॉम दैट साइड आल्सो, कि जापान कंट्री के बारे में हम थोड़ा बहुत बात करें, एंड व्हाट आर द वैल्यूज़ वी कैन गेट फ्रॉम दैट कंट्री. सो वो बाद में हम उसके बारे में भी करेंगे बात, बट अभी जर्नी को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं. श्योर. ओके राजेश, तो ये चाइल्डहुड जर्नी के बारे में तो आपने बताया, तो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं पूछूंगा कि मतलब हर एक आप मतलब हम सब लोगों का कोई बचपन में एक ड्रीम होता है कि मुझे बड़ा होके ये बनना है, या फिर बड़ा होके ये बनूंगी. तो आई एम श्योर आपका भी कोई ऐसा ड्रीम रहा होगा. तो वो क्या था कि जो आप बचपन में बनना चाहते थे, मतलब बचपन से ही क्या आपको यूपीएससी क्लियर करना था या उसमें जाना था, वो कैसा प्रोसेस था? फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा ऐसा कुछ ड्रीम नहीं था कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है या गवर्नमेंट सर्विस में जाना है. लेकिन मेरे फादर मेरे पिताजी अभी पुलिस पुलिस ऑफिसर है जलगांव में. तो बचपन में हमेशा जब मैं उनके साथ बाहर घूमने जाता था तो आई यूज्ड टू गेट फैसिनेटेड बाय हिज पोजीशन, हिज ऑरा, और हिज नेचर इज वेरी हेल्पफुल. तो उनकी नेचर की वजह से बहुत लोग उन्हें जानते हैं और मेनी पीपल यूज टू प्रेज हिम इन फ्रंट ऑफ मी. तो मुझे वो बहुत अट्रैक्ट करता था. लेकिन एज सच मैंने कुछ सोचा नहीं था बचपन में कि मैं यानी गवर्नमेंट जॉब करूंगा या प्राइवेट जॉब करूंगा. अ, लेकिन मेरे मम्मी पापा का सपना था.
They wanted to see me in uh, as a IAS officer or some at a good post. मेरी मम्मी पापा हमेशा मुझे मोटिवेट और बताते रहते थे कि these are the pros and cons. बट मैंने एज सच कुछ डिसाइड नहीं किया था बचपन में, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, सो पुलिस सर्विस का कभी माइंड में नहीं आया पापा को देख के कि मतलब आईपीएस में बनूं या फिर पुलिस सर्विस में जाऊं? फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं, मुझे वो ख्याल नहीं आया। बट मुझे अच्छा लगता था उनके साथ घूमना, और जैसे वो लोगों से डील करते थे, हेल्प करते थे, तो वो मुझे अच्छा लगता था। अ, लेकिन मैंने उनका यानी थोड़ा सा टफ फेस भी देखा है कि रात भर काम कर रहे हैं। आपको तो पता है पुलिस का जॉब कैसा होता है, कभी भी कॉल आया तो गए, तो थोड़ा डर भी लगता था कि इतना भी काम करना पड़ेगा तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, तो वैसा था। हाँ, मतलब पब्लिक डीलिंग वाला फैक्टर वो वहाँ से आया था, आई वुड से, राइट? पब्लिक डीलिंग वाला, हाँ अच्छा बराबर। अच्छा, ओके। ओके, सो एक क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूँ तो मैं उसमें पूछूंगा कि आपकी ओवरऑल लाइफ कैसी रही है? मतलब वो होता है ना कि लाइफ सब स्मूथ जाती है, फिर मतलब एक फेज में या एक एक पर्टिकुलर स्पीड में जाती है, फिर सडनली कुछ रियलिटी हिट करती है एंड फिर वहाँ से कोई यू टर्न लेता है या फिर लेफ्ट राइट जो टर्न लेता है। तो क्या आपकी लाइफ में अच्छा। भी ऐसा कुछ हुआ था कि यू यूज टू थिंक समथिंग डिफरेंट बट फिर जब जब रियलिटी हिट करती है देन पूरी प्रोसेस चेंज हो जाती है? तो ऐसा कोई फेज था आपकी लाइफ में? यस यस, श्योर हितेन, इट्स नाइस क्वेश्चन। एक्चुअली क्या हुआ, यानी बचपन से मैं एक स्टूडियस पर्सन था। आई एम मेरिट होल्डर एक्चुअली 10th और 12th में। तो एक वो कॉन्फिडेंस था कि यानी कुछ भी डिफिकल्ट हुआ लाइफ में, पढ़ाई के बारे में, तो मैं कर सकता हूँ। तो जैसे मेरे 10th 12th हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, और जब मैं टोक्यो में था, जापान में जॉब कर रहा था, तो तभी वो ख्याल आया यूपीएससी का। लेकिन एक बात ऐसी हुई कि जब मैंने यूपीएससी स्टार्ट किया, तो यूपीएससी स्टार्ट करते वक्त मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। आई जस्ट वेंट इनटू इट कि मैं कर लूँगा, क्योंकि एक थोड़ा कॉन्फिडेंस था, और बचपन से अच्छा किया है मैंने स्टूडेंट लाइफ में, तो मुझे लगा कि मैं क्रैक कर लूँगा। तो आई वुड से कि वो एक ब्रेक पॉइंट था मेरी थिंकिंग में, मेरी पर्सनालिटी में। आई यूज्ड टू थिंक इन आइडियल वे कि हो जाएगा भाई, करना ही है और कर लूंगा, यानी उसको आप कॉन्फिडेंस बोलोगे या ओवर कॉन्फिडेंस, पता नहीं। तो वो मैं वैसे मैंने स्टार्ट किया यूपीएससी जर्नी, बट जब नहीं हो पाया, तो फिर दैट टाइम आई रियलाइज कि आई वाज वे टू मच आइडियल एक्चुअली, कि मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। आई डिडंट हैव प्लान बी और एनी अदर ऑप्शन अदर देन यूपीएससी। तो जब यूपीएससी नहीं हुआ 3 अटेम्प्ट्स में, तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि इन लाइफ we should be pragmatic actually. I mean, we should be ideal, but at the same time there should be some reality involved in it. तो एक वो ब्रेक पॉइंट था यूपीएससी जर्नी, कह सकते हो मेरे लाइफ की जर्नी में, कि वहां से थोड़ा सा मैं रियलिटी की ओर शिफ्ट हुआ। मेरा थिंकिंग, मेरी पर्सनैलिटी, मेरा माइंडसेट, तो या दैट वाज अ शिफ्ट एक्चुअली इन माय लाइफ। हाँ, मतलब मैंने भी देखा है, मतलब काफ़ी एस्पायरेंट से बात की, काफ़ी फ्रेंड्स रहे और बाकी आप जैसे लोगों से भी, मतलब जो अभी अभी जर्नी के थ्रू जुड़ रहे हैं उनसे भी मेरी बात हो रही है। तो ये चीज़ पता चलती है कि यूपीएससी सबको कुछ ना कुछ दे के ही जाती है। मतलब मतलब मेन जो सर्विस मिलती है वो मैं बोलूँगा कि वो बहुत छोटा सा पार्ट है, बट उसके अलावा जो वहाँ ला मतलब ओशन पूरा भरा पड़ा है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। जो आपका मैंने अभी सुना तो वो मुझे वो याद आ गया कि हाँ, ये सब चीज़ें भी है। ये लाइन आपने बहुत सही की कि यूपीएससी कुछ ना कुछ दे के जाती है, कुछ ना कुछ दे के जाती है और कुछ ना कुछ लेके भी जाती है। जैसे आई वुड से कि मेरा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वो लेके गई, और इट मेड मी स्टिक टू द रियलिटी। तो थोड़ा सा मेरा जो आइडियल थिंकिंग था, उस यूपीएससी की वजह से मैं थोड़ा सा ग्राउंड से जुड़ने लगा, रियलिटी से जुड़ने लगा। तो वो एक बदलाव हुआ मेरे लाइफ में। हाँ, तो सही है, मतलब ऐसे बदलाव भी होना ज़रूरी है।
तो अदरवाइज It's very शायद लाइफ में important. नहीं मिलते। Yeah, sure. ओके। ठीक। ओके, सो विद दैट फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब पार्ट टू पे आते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पार्ट टू इज़ ऑल अबाउट योर जर्नी एज एन एस्पायरेंट। और ये फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ऑब्वियस है, आई गेस थोड़ा बहुत हमने पहले भी उसका थोड़ा पार्ट कवर कर रखा है कि वो ख्याल जहन में कब से आने लगा था कि मुझे यूपीएससी में जाना है वगैरह, तो थोड़ा कवर कर रखा है। बट लेट्स गेट इन टू डिग डीपर इन टू दैट थिंग। सो या वो चीज़ कब से आपके माइंड में आई कि मुझे यूपीएससी में जाना है? अ, तो मैंने जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया कि आई वेंट टू जापान। तो जापान में ऐसा था कि लाइफ बहुत सेट थी, अच्छा पैकेज था। I was enjoying traveling, around Japan as well as I went to other countries also. तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट वो एक होता है ना यंग एज में कि यार कुछ तो मिसिंग है, लाइफ में मचाना है, कुछ तो बड़ा करना है। तो एक फीलिंग आने लगी माइंड में, तो दैट स्टक इन टू माई माइंड कि कुछ कर सकते हैं इसके अलावा और बड़ा कुछ कर सकते हैं। और दूसरी बात ऐसी थी कि मेरे जैसे मैंने बोला मेरे मम्मी पापा का सपना ही था, दे वांटेड टू सी मी इनटू द सर्विस, नो सम गवर्नमेंट ऑफिसर लाइक आईएएस। तो वो भी बीच बीच में वो टॉपिक छेड़ते थे। तो और यानी 2011-12 की बात है कि इंडिया में एंटी करप्शन मूवमेंट भी चल रहा था। हाँ, अन्ना तो हजारे वो वाला। हमेशा अन्ना हजारे वाला तो हम्म। बहुत छाया हुआ था सोशल मीडिया में, न्यूज में। तो दैट दैट टॉपिक और दैट थॉट स्टक इनटू माय माइंड यार, यानी कुछ करना है कंट्री के लिए, देश के लिए। एट द सेम टाइम आई वाज मेकिंग गुड मनी, तो फाइनेंशियली तो सब साउंड साउंड ही था। एज वाज ऑन माय साइड। और जैसे मैं बचपन में स्टूडियस पर्सन था और मेरिट होल्डर था, तो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार कर लेंगे। क्या अभी इतना हमने एक्सप्लोर ही किया है लाइफ में, तो यूपीएससी क्या अपन थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो हो जाएगा, हो सकता है। और उसी वक्त हितेन क्या हुआ, एक मोटिवेशनल वीडियो से मैं रूबरू हुआ। जेब बेजोस का एक वीडियो था, रिस्क सॉरी रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। सो उसका जो हेडलाइन था रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। तो उन्होंने उस वीडियो में ऐसा बताया कि इमेजिन यूर सेल्फ एट द एज ऑफ 80, और ऐसा सोचो कि व्हाट आर द रिग्रेट्स यू वांट टू मिनिमाइज। खुद को 80 ईयर्स ओल्ड सोचो और देखो कि कौन से रिग्रेट तुम मिनिमाइज करना चाहते हो। तो आई फॉलोड दैट फ्रेमवर्क, और मैंने देखा कि यार ये रिग्रेट तो मेरे लाइफ में नहीं रहने देना चाहता हूँ कि मैंने कुछ ट्राई नहीं किया लाइफ में। सब था मेरे पास, फैमिली सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट था, एज था मेरे साइड, और मैं यूपीएससी नहीं दे पाया या अटेम्प्ट नहीं किया मैंने। तो मुझे लगा कि यार आई शुड गो फॉर इट। तो ओवरऑल ये सब थॉट्स, ये सब वीडियोस और पेरेंट्स के वर्ड्स मेरे माइंड में चल रहे थे। वही कंफ्यूजन था, कैसे करूँ, क्या करूँ, कब करूँ। और थोड़ा सा मन में हमेशा लगता था कि करना है यार, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कर सकते हैं, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और तभी मैं बाहर था ना जापान में, तो और ज्यादा लगाव बढ़ गया था इंडिया के बारे में। क्योंकि करते हैं ये यार, चीज़ मैंने कुछ तो देखी सही। है। मेरा एक फ्रेंड था स्विट्जरलैंड में, तो वो भी बता रहा था कि मतलब जब तक इंडिया में था, इंडिया से जैसे ही बाहर आया ना, तब से मैं वो परदेश मूवी, मतलब शाहरुख खान की वो मूवी है ना, तो स्वदेश या कौन सी है, तो वो देखने लगा। तो स्वदेश, हाँ। हाँ, तो उससे मतलब कंट्री के प्रति और भी आने लगता है कि यार कुछ करना है। प्लस आपने बोला कि 11-12 का टाइम भी ऐसा कुछ था। वैसा ही टाइम था। तो फिर मैंने लगा यार चलो करते हैं। और 2015 नवंबर में मैंने फिर रिजाइन कर दिया, और डायरेक्टली मैं आई लैंडेड इन ओल्ड राजेंद्र नगर। मुझे बस अगर गूगल पे डालो यूपीएससी
हब। तो सबसे पहले आता है ओल्ड राजेंद्र नगर, तो मैं ओल्ड राजेंद्र नगर चला गया। वहाँ पे फिर मैंने इनरोल किया बाजीराम एंड रवि कोचिंग क्लास में। तो वहाँ पे 1 साल का कोचिंग किया, और पैरेलली मैंने फिर अब मेरा जो ऑप्शनल था वो PSIR लिया था, तो शुभ्रा मैम का कोचिंग क्लास भी ज्वाइन कर लिया। अभी वहाँ से स्टार्ट हो गई जर्नी, और ऐसे स्टार्ट हुआ फिर हमारा यूपीएससी के साथ नहीं राजेश, वो चीज़ आपने काफ़ी जर्नी। अच्छी बताई कि रिग्रेट लेस लाइफ होनी चाहिए, जो आपको जब भी जो उससे मतलब इंस्पायर हुए थे आप उससे। तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा फेज़ आया है कि मैंने भी कुछ स्टेप्स ऐसे लिए थे, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। बट हाँ, ये कि रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। तो बट आप वो कौन सी कॉस्ट उसके लिए पे कर रहे हैं, दैट्स डिफरेंट स्टोरी, राइट। अगर आप उसी टाइम पे लेट्स से जापान में ही कंटिन्यू करते तो आज आज शायद कोई और पॉइंट पे होते। मतलब हम यहाँ पे कोई प्लस माइनस कंपेयर नहीं कर रहे, बट हाँ कुछ लाइफ और डिफरेंट भी हो सकती थी, कुछ और प्लस माइनस कोई भी एंगल में हो सकती थी। बट हाँ, करेक्ट। बट ये रिग्रेट जो रहता वो बहुत बड़ा रह जाता कि यार मैं शायद बहुत करता बड़ा तो हो रहता जाता। तो यू वर वेरी करेजियस इन दैट मैनर कि आपने वो स्टेप्स लिया, डायरेक्टली टोक्यो से सीधा ओल्ड राजेंद्र नगर में लैंड हुए एंड जर्नी है स्टार्ट एक्चुअली। की। करेक्ट। फिर मेरे कई सीनियर जो मेरे फर्म में थे जापान में, राकुतेन में, वो मुझे यानी दे यूज्ड टू आस्क कि यानी इतना बड़ा स्टेप क्यों, कैसे, यानी इट्स रियली यू नो इट नीड्स करेज to take that step at that point of time when you are earning well, you are at good position in your company, you are already settled, बट पता नहीं वो माइंड में वो थॉट स्टक ही कर लिया था कि यार अभी करना ही है, मैं करूंगा ही, पता नहीं क्या होगा आगे, बट करना ही है। तो मेरे कई सीनियर्स ने मुझे कन्विंस करने की कोशिश भी की कि यू नो हैव सेकंड थॉट, यू नो देखो क्योंकि अच्छी पोजीशन है तुम्हारी, ऑलरेडी सेटल हो। बट जोश ही इतना था कि हमें जाना ही था दिल्ली। तो वैसे लैंड हो गए फिर ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ वही, क्योंकि जापान ऐसा कंट्री है ना हितन कि वहाँ पे लाइफ सेट है, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। ना ट्रैफिक का इशू, ना इलेक्ट्रिसिटी का इशू। आई मीन लाइफ वॉज सो कंफर्टेबल, बट इतनी कंफर्टेबल लाइफ जीने की आदत नहीं थी इंडिया में। देखा है व्लॉग्स में, और काफ़ी सारे मैं जापानीज वीडियोस फॉलो करता हूँ, उसमें देखा है कि लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही मतलब बाय बुक फॉलो करते हैं कि A to Z जो जो भी बुक में लिखा है वो कम्प्लीटली फॉलो करते हैं। तो क्या सही में ऐसा होता है वहाँ पे? जापान में हितन दैट इज करेक्ट, दे फॉलो रूल एंड रेगुलेशन अच्छा अच्छा। कंप्लीटली। अच्छा अच्छा। यानी एक किस्सा तो ऐसा हो गया था कि हम रोड क्रॉस कर रहे थे, हम्म। ओके, तो आगे सामने रेड लाइट था, अच्छा बट एक भी व्हीकल आ नहीं रहा था, जा नहीं रहा था। अच्छा। बट वो रेड लाइट देख के जो मेरे फ्रेंड्स थे, जापानीज फ्रेंड्स, वो रुक हाँ। गए थे। बट इंडिया में जनरली ऐसा नहीं होता है। इंडिया में इंडिया ऑरेंज में होते ही भगाते हैं लोग कि रेड होने से पहले हाँ, भागना है हमें। तो फिर दैट इज जस्ट वन थिंग। तो वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन से यानी लोग बहुत फॉलो करते हैं। नॉट ओनली रूल्स रेगुलेशन, बट जो क्लीनलीनेस है, हम्म। टाइमलीनेस है, हम्म। यानी जो they adhere to that, अच्छा। and they are so down to earth people। या। तो एक ये जो क्वालिटीज है, ये मैं यानी थोड़ी सी मुझ में भी इम्बाइब करने की कोशिश की मैंने, हाँ हाँ जो हाँ। अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। हाँ तो जापान से यानी ये मुझे कुछ प्लस पॉइंट मिले जो मैंने बाद में रियलाइज किया। हाँ। अच्छा। उनका पोलाइटनेस, हार्ड वर्किंग नेचर, रूल्स हाँ। एंड रेगुलेशन, राइट। टाइमलीनेस, टाइम। क्लीनलीनेस। एग्जैक्टली। तो but there are many things to learn from Japanese people। यस यस। हम जापानीज सर्विसेज के बारे में भी बात करेंगे, मतलब लेटर इन दिस वीडियो, Yeah, कि sure। जहाँ हम कंपेयर कर पाएंगे कि इंडियन पब्लिक सर्विस में कैसे वो होता है सिलेक्शन वगैरह वर्सेस जापानीज़ में कैसे होता है, मतलब जापान में कैसे होता अच्छा। है। तो हम बाद में वो कवर करते हैं। बट ये जो कुछ कुछ पॉइंट्स आपने जापान के बारे में बताया काफ़ी अच्छे लगे। मतलब मैं तो बहुत एडमायर करता हूँ इस कंट्री को। मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि चाइल्ड लेवल से एजुकेशन उनका इतना डिफरेंट वे में उनको कर्व शेप में ले जाता है, जो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। या लेट्स गेट बैक टू दैट इन द लेटर पार्ट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये
मतलब मैं इसको रोलर कोस्टर राइड ही बोलता हूँ कि ये रोलर कोस्टर राइड कैसी रही थी यूपीएससी की, जो प्री मेंस इंटरव्यू तक अगर पहुँचते तो फिर वापस अगर फेल होते तो पहले से स्टार्ट करना। तो ये ओवरऑल जर्नी आपके लिए कैसी रही थी, मतलब कौन कौन सी ईयर में कैसे अटेम्प्ट किए और कहाँ तक पहुँच पाए थे आप? सो हितेन, जैसे आपने डिस्क्राइब किया इसको रोलर कोस्टर राइड, तो इट्स लाइक दैट ओनली। इसमें अप्स एंड डाउन है। यानी मेरे जर्नी में तो ज्यादा डाउन थे, बहुत कम अप्स थे। तो ये जर्नी, it's full of emotions actually. uh, uh, it was a stressful, kind of tiring journey for me, because मैंने मेरे लाइफ में यूपीएससी के पहले इतना स्ट्रगल कभी नहीं किया था। तो यूपीएससी के 3 साल में मैंने, यानी इमोशनली, मेंटली और इवन फिजिकली ऑल्सो थोड़े सेटबैक्स एक्सपीरियंस किए हैं। तो और अटेम्प्ट्स के बारे में, आई गेव 3 अटेम्प्ट्स। तो 2016, 17 एंड 18। तो 16 अटेम्प्ट्स में आई क्वालिफाइड फॉर मेंस, but mains was a disaster for me. It didn't go well for me, mains. But 2017-18 का तो मेरा यानी प्री हो नहीं पाया, कुछ मार्क्स से रह गया। तो वैसे ये 3 अटेम्प्ट्स थे। बट if I want to say, if I want to describe these 3 years, it's I think, मैं अभी सोच भी रहा हूँ तो आई एम गोइंग थ्रू लॉट ऑफ इमोशंस एक्चुअली। मुझे वो राजेंद्र नगर, वो रोड, लाइब्रेरीज, सब कुछ याद आ रहा है, दिल्ली का फूड। तो यस, आई वुड से इट वाज अ, आई मीन इट वाज एक्साइटिंग जर्नी। एट द सेम टाइम ये एक्सपीरियंस आप कहाँ पे भी अनुभव नहीं कर सकते। ये जो यूपीएससी प्रिपरेशन का जो एक्सपीरियंस है, तो ये इट्स टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। हम इसे किसी एग्जाम से भी कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे हमने इंजीनियर की एग्जाम दी है, बीए की एग्जाम दी है, 10, 12, तो दैट इज ऑल्सो टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो इस यूपीएससी एग्जाम में जैसे 3 फेज होते हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, और हर एक फेज बहुत ही चैलेंजिंग होता है। यानी as you said in your one of video that conversion ratio is less than 1%. तो इट्स वेरी चैलेंजिंग, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो प्रेशर ही इतना रहता है। यानी जब मैं ओल्ड राजेंद्र नगर से वॉक करता था तो आई कुड फील दैट प्रेशर। जब मैं को किसी लाइब्रेरी में स्टडी के लिए बैठता था, लोगों को ऑब्जर्व करता था, तो आई कुड सी दैट हरी, दैट काइंड ऑफ प्रेशर, और लोग कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। They are studying daily, 14, 15, 16 hours. So it's not easy journey. It's a difficult journey. और भी उसमें फिर अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट नहीं हुआ, जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं हुआ, तो जर्नी और डिफिकल्ट हो जाती है। बट लकीली फॉर मी, आई हैड माय फैमिली सपोर्ट, माय financial support, so it was not that much difficult, considering other aspect. But मैंने मेरे लाइफ में जो सक्सेस देखा था, at the age of 21 I went to Tokyo, Japan, and earning good amount of money. तो जब मैं पढ़ाई करता था तो some comparison used to come to my mind, तो वो थोड़ा सा मुझे एक बैक सेट लगने लगा था आफ्टर सेकेंड अटेम्प्ट। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं कई बार स्ट्रेस आउट हो जाता था, और एक नेगेटिव पर्सनैलिटी बन जाती थी, थोड़ा नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आने लगते थे। बट एज यू नो इन दिस जर्नी यू कैन नॉट बिकम नेगेटिव। नेगेटिव थॉट्स के लिए तो जगह ही नहीं है। तो आई यूज्ड टू सी लॉट ऑफ मोटिवेशनल वीडियो, और थोड़ा मैंने मेडिटेशन भी स्टार्ट कर दिया था, योगा, मेडिटेशन, रनिंग, दैट बिकेम पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो उसकी वजह से कई हेल्प हुई मुझे इस जर्नी में। बट ओवरऑल इट वाज
full of up and down. This journey, I would say, Hiten. एज यू वर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, जो इमोशंस है ना, तो लाइक सिटिंग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर फार, अभी मैं यहाँ पे भी मैं फील कर पा रहा था एक्चुअल में कि मतलब वी कैन इमेजिन कि आप जापान में एक अच्छी वेल एस्टेब्लिश लाइफ जी रहे थे, फिर डायरेक्टली यहाँ पे आए दिल्ली का। मतलब इवन दो मतलब मेरे पास वो कंफर्ट जोन था कि मैं अपने घर पे रह के, मतलब दिल्ली में भी एक अच्छे एरिया में मेरी ऑफिस वहाँ पे ही थी, तो वहाँ रह के मेरे पास वो कंफर्ट जोन का था। बट डायरेक्टली कोई जस्ट इसी के लिए आता है, राजेंद्र नगर में रहना पड़ता है, वहाँ रोज़ क्लासेस जाना पड़ता है, आसपास का जो पीयर प्रेशर होता है वो फील करना पड़ता है। तो आई कैन टोटली फील दैट इमोशन कि आपके लिए वो कैसा रहा होगा डायरेक्टली वहाँ से आके एंड दिल्ली में रह के मतलब ये सारी चीज़ें फील करना। सो या आई कैन फील इट। ओके, सो अभी तक मतलब अगर आपकी जर्नी फर्स्ट अटेम्प्ट तक देखी जाए तो मतलब काफ़ी वो जोश भी रहा होगा, क्योंकि सून आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम जापान यू लैंडेड इनटू द दिल्ली, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने प्रीलिम भी क्लियर किया, विच इज़ काइंड ऑफ अनलाइकली इवेंट, राइट, कि सबके साथ ये चीज़ नहीं होती है। तो यू मस्ट बी इन काइंड ऑफ क्लाउड नाइन, मतलब द मोमेंट यू हैव सीन योर रोल नंबर कि हाँ आपने प्री क्लियर किया, अब मेंस आगे आ रही है, प्रेशर भी होगा ऑब्वियसली। तो बट यू कुडंट क्लियर मेंस, दैट वाज डिजास्टर फॉर यू एज यू सेड, राइट। तो सक्सेसिव अटेम्प्ट में, बट आपने ये तो एक्सपेक्ट किया होगा चलो फर्स्ट में प्री निकला तो आगे एक दो अटेम्प्ट में मतलब इंटरव्यू तक तो पहुंच ही जाऊंगा, या फिर हो सकता है कि एग्ज़ाम भी क्लियर कर लूँ। तो मतलब क्या रहा था वो उसके 2 साल वाला जो चीज़ था, वो हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो उसके बारे में। हाँ हितेन, सो एज यू सेड, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री निकाला तो आई वॉज हैप्पी। मुझे लगा हाँ यार, मैं कर लूंगा, हो जाएगा। और आई वॉज गिविंग माई 100%, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर करना, इट्स रियल चैलेंज। बिकॉज मैं यानी 2015 के पहले मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी यूपीसी के पैटर्न के बारे में, या मैंने कुछ प्रिपरेशन भी नहीं की थी। तो एक साल की प्रिपरेशन में मेंस में अच्छा परफॉर्म करना, इट्स रेयर। पीपल आर डूइंग इट, बट इट्स रेयर, आई एम सेइंग इट। तो इसलिए मेरा मेंस नहीं हो पाया फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट आई वॉज टोटली गोइंग फॉर सेकेंड अटेम्प्ट कि भाई अभी तो मैं मेंस भी करूंगा, इंटरव्यू भी करूंगा और सब करूंगा। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था मुझ में। बट 2017 का अटेम्प्ट फ्री हो नहीं पाया। तो 2017 में दिक्कत ऐसी हो गई कि थोड़ा मेरी तबीयत भी खराब थी। एक रीजन था, थोड़ा सा मुझे फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गया था। जो टिफिन यानी आई यूज टू हैव टिफिन, दिल्ली के टिफिन वगैरह, मोमोज आपको तो पसंद ही होगा। दिल्ली में यानी ओल्ड राजेंद्र नगर में हर एक यू नो कॉर्नर पे मिलता है फास्ट फूड। तो पता नहीं उसकी वजह से थोड़ा सा एक बीमार हो गया था, फूड इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया था, तो अच्छा कर नहीं पाया मैं प्रीलिम में। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने सोचा फिर कि अब तो मैं 100% दूंगा मेरा। और थर्ड अटेम्प्ट में एवरीथिंग वाज गुड। आई गिव माई 100%, आई हैड अ गुड सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। और जब थर्ड अटेम्प्ट में नहीं हुआ मेरा प्री, तो इट वाज लाइक सेटबैक फॉर मी, लाइक ह्यूज सेटबैक फॉर मी। मुझे समझ ही नहीं आया कि यार क्या गलत हुआ। So after pre-result, I was pondering about it. What went wrong, क्या गलत हुआ, ये वो। But frankly speaking, हितेन, अभी तक मुझे पता नहीं कि क्या गलत हुआ। तो मेरा एक चीज पे बिलीव बढ़ गया एक्चुअली। वो कहते हैं ना कि इट्स ऑल अबाउट योर डेस्टिनी। तो फिर बाद में मुझे जब 2-3 साल बाद रियलाइज हुआ कि यार यूपीएससी मेरे डेस्टिनी में था ही नहीं एक्चुअली। तो भगवत गीता की जो कोट्स है ना, जैसे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा फलहेतुर्भुर्माते सर्वोच्च कर्मणि। वो एकदम यानी उस पे मेरा ज्यादा बिलीव बढ़ गया कि यार तुम जस्ट काम करो, फल की इच्छा मत करो, वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। इट्स ऑल रिटन, इट्स इन इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। तो उस थॉट पे, उस पे मेरा बहुत बिलीव बढ़ गया। तो आई वुड से कि
sometimes you need to accept your failures, or you need to move on in your life. तो वो एक सीख मुझे मिली कि अ, सबको सब कुछ नहीं मिलता. इन द एंड इट्स एग्जाम. और ऐसा नहीं कि यूपीएससी नहीं हो पाया तो तुम फेलियर हो लाइफ में. शायद कुछ अच्छा लिखा है तुम्हारे लाइफ में, तो वो थॉट मेरे माइंड में फिर आने लगे ऐसे. अ, तो दैट इज हाउ इट वाज लाइक दैट 3 अटेम्प्ट्स. जैसे डिस्क्राइब किया आपने जो भगवत गीता का भी मतलब कोट लिया उसमें, और मैंने इनफैक्ट काफ़ी लोगों को बोलते हुए सुना कि अगर आप लक पे बिलीव नहीं करते हो, डेस्टिनी में बिलीव नहीं करते हो, एक बार यूपीएससी देख के देखो. अपने अपने आप ही आने लगेगा, क्योंकि ये जर्नी टोटली मतलब ऐसी ही है कि इसमें आप नहीं बोल सकते हो कि यार मेरी 100% प्रिपरेशन है तो इस अटेम्प्ट में होना ही होना है. मतलब बहुत सारे XYZ, मतलब माइन्यूट से बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इस जर्नी में होता है उसी को ही पता चलता है. बाकी बाहर से देखने पे इतना पता नहीं चलता है. बट यू हैव वेरी वेल डिस्क्राइब्ड योर जर्नी इन वेरी स्मॉल आंसर. करेक्ट हितेन. और इसकी वजह से ये हुआ कि जब मैंने रियलाइज किया कि 10th में मैंने अच्छा किया, 12th में आई वाज अ मेरिट होल्डर, इंजीनियरिंग आई वेंट टू वेरी गुड कॉलेज इन महाराष्ट्र VJTI, उसके बाद फिर जापान, राकुटेन. तो मैंने रियलाइज किया कि यार इट्स नॉट ऑल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क. तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार बहुत सारी चीज़ें, मेरी सराउंडिंग, मेरी फैमिली, फ्रेंड्स, सर्कमस्टांसेस थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया कि मैं उस मुकाम तक पहुंच सकूं. तो वो मेरा फिर थोड़ा सा इंक्लिनेशन थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया उसके बाद, यूपीएससी की जर्नी के बाद. क्योंकि यूपीएससी के थर्ड अटेम्प्ट में आई गिव माई 100%. हितन, आई मीन इट वॉज माई 100%, और वो हो नहीं पाया. तो फिर मेरा बहुत लक पे, डेस्टिनी पे विश्वास यानी कई गुना बढ़ गया. था पहले, बट कई गुना बढ़ गया. तो अभी इसलिए फिर जब मेरे आजू बाजू कोई मुझे, मेरे मित्र या मेरे कोई रिलेटिव्स, if they are suffering from some failure, or something not going their way, तो उनको मैं वही मेरी जर्नी के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ कि शायद लाइफ में और कुछ अच्छा लिखा होगा. यू नो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी. नितिन, वन मोर पार्ट डायमेंशन कि आपका ग्रेटिट्यूड लेवल बढ़ता जाता है ना, क्योंकि जब हाँ. सारी कुछ चीज़ें अच्छी होती है तो लगता है कि हाँ यार मतलब मेरा अपना टैलेंट ही इतना है, तो वो बाकी चीज़ों को हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते कि यार हो रहा है, मतलब मेरा टैलेंट ही है तो ये तो होना ही था. तो आपने जो बोला कि जो सराउंडिंग है, आप जहाँ पे मतलब आप जहाँ पे आपने जन्म लिया, फिर आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपका पेरेंटल बैकग्राउंड क्या कैसा है, तो ये बहुत सारे फैक्टर बन के आपकी अभी की एक जर्नी बनी, अभी के एक स्टेटस बना हुआ है. तो जब फेलियर आता है, सेटबैक आता है, तभी इस चीज़ हम मतलब सोचने लगते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं तभी मतलब ये पॉसिबल है. तो ये बहुत सही करेक्ट. कहा आपने कि जब फेलियर आता है तब ये चीज़ें हम ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं कि सारा कुछ करेक्ट. मतलब करेक्ट. हमारा पोटेंशियल ही नहीं होता है. राइट. सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है. यस यस यस. तो यहाँ पे मैं एक कोट बोलना या चाहूंगा, प्लीज़. जो मेरे एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पे, कि देर होगी, देर होगी मगर सही होगा. तुम्हें जो चाहिए वही होगा. दिन बुरा है जिंदगी नहीं, दिन बुरा है जिंदगी नहीं, सब्र रख बस सब कुछ होगा. अरे वाह. तो दैट. वही है कि जस्ट कीप पेशेंस, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, और जो तुम्हारे डेस्टिनी में है वो तुम्हें मिलेगा. हाँ. जस्ट गिव योर 100%. राइट राइट. So that is what I want to say right now. या दैट वाज सो हार्ट टचिंग. क्योंकि ये जर्नी हो सकता है ये चीज़ आपके लाइफ में इसलिए आई कि कुछ सिखाने के लिए आई हो, और यही एक्सपीरियंस जो यहाँ से मिला वो आगे कोई और बड़े मुकाम पे काम में आ जाए. तो सबका कुछ ना कुछ रोल प्ले होता ही है. जैसे वो ट्रेन जाती है ना, सारे पैसेंजर अपने स्टेशन पे चढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाते हैं, पर ट्रेन की जर्नी ए से लेके बी, मतलब स्टार्टिंग से लेके डेस्टिनेशन तक जाती है. तो सबका कुछ ना कुछ रोल प्लेइंग होता है, वो अपना रोल प्ले करके चले जाते हैं, और फाइनली उससे ही आपकी एक जर्नी बनती है.
तो वो काफ़ी यस अच्छा यस। कोट था। यानी यूपीएससी जर्नी आपको ह्यूमिलिटी सिखाती है, राइट। और जो आपका ईगो होता है वो उसको भी थोड़ा सा नीचे लाती नीचे है। ले आते। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन। और हाँ मैंने हाँ। कई मेरे यूपीएससी एस्पिरेंट दोस्तों में ऑब्जर्व किया है वो चेंजेस और उसकी थॉट प्रोसेस। बातचीत करने में इनफैक्ट मतलब आप अपने आप को ही देख लो कि दो या मतलब जर्नी स्टार्ट करने से पहले अगर सोचे तो तब हम कैसे सोचा करते थे, तब सोसाइटी को लेके हमारा कैसा माइंड प्रोसेस मतलब थॉट था, मतलब ओवरऑल कि ये पॉलिटी कैसे मतलब गवर्नमेंट कैसे रन करती है हर एक चीज़ को लेके। तो अभी सेम चीज़ सोचते हैं तो हमारा मतलब डिफरेंट माइंड सेट होता है उसी चीज़ को लेके। डिफरेंट माइंडसेट होता है, हाँ। हाँ। तो मतलब अब हम कोई इसको प्लस माइनस में या फिर जीरो वन में नहीं देखते, क्योंकि हमें पता है कि यूपीएससी आंसर राइटिंग में भी हम ऐसा ही करते हैं कि हमें यस। खाली प्रोज या कॉन्स नहीं दिखाने होते, हमें ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर वो दिखानी होती है। तो होलिस्टिक ये चीज़ बहुत मुझे अच्छी लगी इस जर्नी के बारे में, मतलब इस प्रोसेस में कि आपको मतलब सारे डायमेंशंस कवर करने का एक क्वालिटी मिल जाती है ये जर्नी में आते क्वालिटी हुए। मिल जाता है, हाँ। हाँ। ये सही पॉइंट कहा आपने नितिन जी कि जैसे कि बिफोर यूपीएससी जनरली मैं थोड़ा क्रिटिकल था कि यार ये गलत है, ये सही नहीं चल रहा, गवर्नमेंट गलत है, नो लीडर गलत है। बट आफ्टर यूपीएससी प्रिपरेशन मुझे लगा कि नहीं यार, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ, आपको प्रोज कॉन्स होलिस्टिक पिक्चर देखनी चाहिए। और चेंज हमेशा खुद से होता है। एक बंदा या ग्रुप ऑफ पीपल कैनॉट चेंज थिंग्स। तो एक माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा मैं क्रिटिकल था, तो अभी थोड़ा सा वो क्रिटिकलिटी कम हो गई है, बैलेंस हो गई है, बैलेंस भी हो गया है। और वो एक चेंज मुझे दिखा मेरे थॉट प्रोसेस में और मेरे खुद में। ओके। सो जैसे हमने रोलर कोस्टर लाइफ आई मीन जर्नी के बारे में बात की, आपने काफ़ी अच्छे इमोशनल राइड्स बताई कि अच्छा इसमें अप्स एंड डाउन्स रहे थे। बट अभी मैं उसी को एक आगे एक एक और लेवल पे ले जाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को कि इन शॉर्ट कि बोलने में ऐसा होता है कि बोलना बहुत ईजी होता है बट उसको एक्चुअली करना मुश्किल होता है। तो आपके लिए आई एम श्योर बहुत ही मुश्किल रहा होगा कि हर एक सक्सेसिव अटेम्प्ट में फेलियर देख के फिर वापस राइज अप करना। जैसे रिजल्ट आया और फिर हम मतलब वो नेगेटिव जोन में चले गए, ऐसा तो है नहीं कि आज फोर्थ को रिजल्ट आया फिफ्थ को सीधा ही मतलब अगले अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट करें, बिकॉज एट द एंड वी आर ह्यूमन बीइंग, राइट? वी आर नॉट मशीन कि आप प्रोग्राम कर दो कि ये प्री से लेकर अगली प्री तक उठना है और डायरेक्टली जाके देना है। तो वो राइट। वो जर्नी आप थोड़ा मतलब डिटेल में आप बताओगे कि वो प्रोसेस क्या रही थी, या फिर वो साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स, या फिर वो क्या रहा था? ठीक है। सो एज आई सेड इन अर्लियर इन द इंटरव्यू हितेन कि ये बहुत टायरिंग एक्सपीरियंस है। तो बिकॉज एवरी अटेम्प्ट हैज मल्टीपल फेजेस। उसमें आपका मेंस का प्रिपरेशन हो जाता है, प्री का प्रिपरेशन हो जाता है, ऐसे करना पड़ता है, ऑप्शनल होता है, और कई दफ़ा अपन इंटरव्यू के बारे में भी सोचने लग जाते हैं, तो उस हिसाब से भी प्रिपेयर करते हैं। तो बहुत सारी यू नो एरियाज है जो कवर करने पड़ते हैं। और अचानक तुम्हें पता चलता है कि यार फ्री ही नहीं हुआ। तो एक फ्री और दूसरे फ्री के बीच में यानी 1 साल का गैप होता है। तो हर एक अटेम्प्ट के बाद जब थोड़ा फेल्योर आता था तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। और एक्सपीरियंस क्या ही बताऊँ कि थोड़ा सा एक डिप्रेशन या मेंटल सेटबैक, स्ट्रेस आउट, वो सब एक्सपीरियंस करता है बंदा ये जर्नी में जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ, स्पेशली आफ्टर 2018 का प्री के बाद, थर्ड अटेम्प्ट के बाद। तो आई जस्ट वेंट क्रेजी, कि अब क्या क्योंकि मैंने जब जापान छोड़ा था, सो मैंने ये थॉट प्रोसेस के साथ छोड़ा था कि मैं 2 साल दूंगा। और 2 साल में तो मुझे लग रहा था कि मैं कर लूंगा। तो एक थॉट प्रोसेस था कि 2 इयर्स डेडलाइन। बट यार 2 साल तो हो गए, तीसरा साल भी नहीं हो पाया। और ऑलरेडी मेरा 3 साल का गैप हो गया है आईटी में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो 3 साल का गैप इज लाइक
टू मच फॉर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, क्योंकि एक साल में ही इतने नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल सेट, न्यू थिंग्स कमिंग इनटू द आईटी इंडस्ट्री की 3 साल का गैप तो बहुत बड़ा हो गया। तो वो फिर थोड़ा सा चुभने लगा था दिल को कि अब क्या करूँ। एज आई सेड कि मेरे पास प्लान बी तो था नहीं। और तो उसका नतीजा ऐसा हुआ कि आई स्टार्टेड गिविंग रैंडम एग्जाम्स, लाइक आई appeared for SSC exam, I gave for CAPF, I started preparation for RBI। तो एकदम ऐसे चल बिचल बढ़ गई कि क्या करूँ क्या करूँ, अब नहीं हो पा रहा है तो कैसे होगा, एज भी जा रही है, थोड़ा सा मेंटल प्रेशर आ रहा था। थोड़ा सा जो होता है ना, आजू बाजू हम अपने दोस्तों को देखते हैं तो एक कंपैरिजन जेलेसी वाला फैक्टर भी यानी थोड़ा सा डेवलप होने लगता है कि यार अपन लाइफ में बहुत पीछे चले गए थे क्या, ऐसा एक थॉट आने लगा था। तो यानी आई स्टार्टेड गिविंग रैंडम एग्जाम्स, और मैं बस चाहता था कि मुझे कुछ ना कुछ जॉब मिल जाए और मैं थोड़ा सा अभी यूपीएससी से थोड़ा सा एक दूरी बढ़ा लूँ, यानी थोड़ा सा दूर जाऊँ उससे ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा माइंड में मेंटली प्रेशर आने लगा था यूपीएससी के बारे में, प्री के बारे में सोच के, मेंस के बारे में सोच के। तो एक थोड़ा मुझे टाइम चाहिए था। बट उस दरमियान ऐसा हुआ कि मेरा जो एक दोस्त था, सो ही इज IRS ऑफिसर, वो दिल्ली आया विजिट करने। तो आई हैड टी विद हिम। सो उसको बताया कि यार ये मेरे माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि यार यू जस्ट फोकस ऑन यूपीएससी, अगर तुम्हारा यूपीएससी नहीं हो रहा है तो यू शुड गो टू आईटी इंडस्ट्री और प्राइवेट इंडस्ट्री, क्योंकि ही न्यू अबाउट माई जर्नी, ही न्यू माई पोटेंशियल। तो उसको पता था कि अगर यूपीएससी हो नहीं पा रहा है तो आई शुड नॉट गो फॉर अदर एग्जाम्स, क्योंकि मेरा पोटेंशियल उससे बड़ा है। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और एंजाइटी, ये स्टेप्स में लेने लग गया था कि ये भी एग्जाम दूंगा, वो भी प्रिपेयर करूंगा। तो उसने मुझे फिर कन्विंस किया, और दैट थॉट स्टक इनटू माय माइंड। मुझे भी लगा हाँ यार, यानी रैंडमली मैंने कोई भी एग्जाम दे के यानी दैट इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर मी। तो उस तरीके से फिर मैंने सोचा कि इट विल बी गुड टू कम बैक टू आईटी इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स 3 ईयर का गैप है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मेरे पास ऑलरेडी 4 साल का एक्सपीरियंस था आईटी का, फ्रॉम 2011 टू 15। तो मुझे लगा कि अगर इफ आई कैन गिव फुल डेडिकेटेड यू नो dedication to IT preparation, IT stuff रिवीजन, तो कुछ हो सकता है आईटी में। तो यानी ओवरऑल ये जो अटेम्प्ट्स थे, इन्होंने मुझे थोड़ा सा एंशियस बना दिया था, मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम कर दिया था। बिकॉज आई एम आई पीपल डिस्क्राइब मी एज अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, और दे डिस्क्राइब मी एज अ पॉजिटिव पर्सन। और मेरे दोस्त लोग मुझे हमेशा ऐसे ही देखते हैं, यानी ही इज अ फुल ऑफ मोटिवेशन, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। और जब मैं खुद को जब मिरर में देखता था तो थोड़ा सा एंजाइटी लगती थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि अब क्या करना है क्या नहीं। तो उसका साइड इफेक्ट ऐसा हुआ, ये जो अटेम्प्ट्स में क्लियर कर नहीं पाया, और थोड़े सेटबैक देख लिए मैंने लाइफ में। तो ऐसा था विजय। अच्छा, तो आपने जो पूरा आंसर बताया तो उसमें से दो मेन पॉइंट उससे आते हैं। एक तो यू वर ऑल इन राइट, कि आपने जितना था सारा लगा दिया कि मैं यूपीएससी में जाऊंगा। तो उसके बारे में तो हम आगे क्वेश्चंस में कवर करेंगे कि बैकअप प्लान वगैरह, उसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दूसरा है कि जो मेंटल हेल्थ वाला आपने बताया कि अभी इंडिया में मतलब इस टॉपिक पे काफ़ी लोग बात भी करना स्टार्ट कर दिए, मतलब कि अभी आपके पास एक ऐसा मोड भी आता है, आपने देखी भी होगी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के, उनके पास सब कुछ होता है बट फिर भी कुछ मिसिंग लगता है लाइफ में, लगता है कुछ सही नहीं जा रहा है।
एंड दैट थिंग यू कैन नॉट इवन डिस्क्राइब इन वर्ड्स, राइट? तो जो मेंटल हेल्थ वाला है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आई थिंक उसका ड्यू डिलीजेंस नहीं मिला है अभी तक। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ा आगे। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप रिमाइंड करवा देना कि मतलब इस फील्ड में काफ़ी लोग आते हैं जो जैसे आपकी खुद की जर्नी है कि यू हैव दैट कंफर्ट, यू हैव दैट सेटल्ड लाइफ, बट फिर भी छोड़ के आप इस यूपीएससी जर्नी में आए, फिर सडनली आउट ऑफ आफ्टर 3 years फिर लगने लगता है कि अच्छा नेक्स्ट क्या करना है। तो ये जो थॉट प्रोसेस होती है, ये जो मतलब कश्मकश होती है, तो वो मेंटल हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करता है, राइट? तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। Yeah, sure. But shortly, I just want to say here कि ये यूपीएससी जर्नी में थोड़ा पीयर प्रेशर या एग्जाम ही इतनी टफ है तो थोड़ा प्रेशर होता ही है। तो आई वुड से कि अभी जो लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं कि यानी योगा, मेडिटेशन, सम फिजिकल एक्टिविटी इज योर बडी, इज योर फ्रेंड। तो इस जर्नी में तो अगर आप यानी अ, ये चीज़ों को तो आप फॉलो करना ही चाहिए, यानी कुछ रनिंग या योगा या मेडिटेशन, क्योंकि इससे थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है, यानी अपने थॉट्स भी थोड़े पॉजिटिव होते हैं, एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है यूपीएससी प्रिपरेशन के दरमियान थोड़ा सा कुछ मेडिटेशन कर लो, रनिंग कर लो। तो आई वुड से कि अगर आप नहीं नहीं कर रहे हो तो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे। बट राजेश, मैंने ये एक चीज़ और भी देखी है कि जब आप नेगेटिव जोन में होते हो, आप जब वो डिप्रेशन वाले, प्रॉपर डिप्रेशन भी नहीं बोलूँगा कि वो स्टार्टिंग फेज जो होता है जहाँ पे वो हाँ, चीज़ स्टार्ट हो करेक्ट। जाती है, तो वो चीज़ करने का मन ही नहीं करता अंदर से। आपको लगता है कि आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ माय बैड इवन, कि बस मुझे बस वहीं पे रहो और बस वो सोचता रहो। तो मतलब मेडिटेशन वगैरह वो तो काफ़ी बात की बात हो गई कि आप रनिंग करो, बट वो वहाँ से बाहर आना, मतलब मेरे लिए एक छोटी छोटी चीज़ें भी, मतलब मैंने काफ़ी लोगों को सुना है और मतलब डिस्कस भी किया है इस बारे में कि वो छोटी छोटी चीज़ें भी उनके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। लेट्स से टू डू योर डेली थिंग्स लाइक टू ब्रश योर टीथ, देन बाथ लेना, मतलब जो जो बेसिक नीड है, नेसेसिटी है, वो करना भी आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, वो प्रॉपर जो एक्चुअली उस वाले यस, यस, है। यस। तो सो करेक्ट, करेक्ट। एक्चुअली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। बट यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ हितेन, कि इस टाइम, इस समय पे, यानी सबसे जो हेल्पफुल चीज हो सकती है, अगर कोई बंदा कुछ इश्यूज या डिप्रेशन से जा रहा है, तो उसके लिए उसकी फैमिली, रिलेटिव्स या दोस्त। तो मेरे मेरे बारे में या मुझे जो सपोर्ट मिला है मेरे फैमिली से, स्पेशली फ्रॉम माय मॉम, आई कैन नॉट इमेजिन कि यानी उस जर्नी में मुझे मेरा फैमिली सिस्टम पे, पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ गया एक्चुअली। क्योंकि जैसे आपने बोला हितेन कि ऐसा समय आता है कि हमें हमें हमसे कुछ नहीं होता, मन ही नहीं करता, यानी सिंपल थिंग्स टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो भी नहीं हो पाता। बट ऐसे समय पे अगर कोई बड़े यानी जिन लोगों से आप फ्रैंकली डिस्कस कर पाओ, तो दैट विल रियली हेल्प यू। यानी मेरे बारे में ये हुआ था। तो आई यूज्ड टू डिस्कस डेली विद माय मॉम, अबाउट वॉट एवर द थिंग्स आई एम गोइंग थ्रू। तो वो बस सुन लेती थी। तो उससे क्या होता था, थोड़ा हल्का लगता था मन। और जैसे ही मन हल्का हुआ, तो हमें ऑटोमेटिकली थोड़ा पॉजिटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो आई वुड से कि कोई चाहिए जिससे आप अपने जो दुख, अपना जो दर्द या कोई थॉट्स आप शेयर कर पाओ। तो कोई भी हो सकता है, आपकी मॉम, डैड, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बट प्लीज शेयर। सो शेयरिंग इज केयरिंग इज लाइक दैट। तो आई हैड एक्सपीरियंस दैट नहीं, माई सेल्फ। ये चीज़ बहुत परफेक्ट कही आपने, मतलब कि उस टाइम पे जो फैमिली सपोर्ट होता है या फिर आपके नियर एंड डियर वंस होते हैं, तो उनका सपोर्ट एक पिलर की तरह काम करता है। क्योंकि कई बार हमें मतलब यूट्यूब मोटिवेशन वगैरह पे पड़ा है, पूरे वेब पे इतनी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, बट कई बार मतलब मोस्टली हमें ऐसा चाहिए कि हमें कोई ज्ञान या कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि कोई आके मुझे बताए, जस्ट मतलब वेंट आउट करना होता है कि कोई बस सुन ले हमें। तो सुन ले। हाँ, कोई सुन ले और बस फील करे ना करे, रेसिप्रोकेट करे ना करे, बट जस्ट सुन ले, तो उससे ही मतलब फील हो, मतलब आप बहुत लाइट फील करते हो। तो वो काफ़ी सही चीज़ आपने बताई।
एंड आई वुड अपील कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं और उनके भी लाइफ में अगर ऐसा कोई फेज है तो प्लीज़ रीच आउट टू योर फैमिली मेम्बर्स, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, कि जिनके साथ आप शेयर कर पाओ ओपनली, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, राइट? नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। और ऐसा होता है जो अपने नियर एंड डियर वंस होते हैं, दे केयर फॉर अस। यस यस यस। तो मोस्टली दे विल लिसन and they can suggest you some positive things or better alternative, क्योंकि हम उस समय ऐसे फेस थ्रू जा रहे होते हैं कि हमें कुछ डिसीजन नहीं ले पाते, हमें कुछ अच्छा बुरा नहीं समझता, तो जो लोग हमारी केयर करते हैं they can guide us at that time in that phase। तो of course then अगर कोई इस फेज थ्रू जा रहा है तो उन्होंने जरूर शेयर करना चाहिए।